फाइनली लास्ट टाइम हम लोग नेटवर्क एनालिसिस पे पहुंचे थे, सेशन आउट हो गया था, और आज हम थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चलेंगे और ये यूनिट 2 फिनिश कर देंगे आज। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं या किसी प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो जब प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं ताकि जो थर्ड पर्सन वो हमारे प्रोजेक्ट को इजीली समझ सके। तो उस आइडेंटिफिकेशन वाले फेज में हम एक नेटवर्क एनालिसिस भी करते हैं। नेटवर्क एनालिसिस का मतलब है कि हमारे प्रोजेक्ट को सेटअप करने में या फिर हमारे प्रोजेक्ट के सेटअप के बाद उसको रन करने में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिसको हमें परफॉर्म करनी होती है, और हर एक्टिविटीज के में टाइम लाइन पहले से सेट करनी होती है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था, अगर मैं किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहा हूँ और उस प्रोडक्ट के 30 क्वांटिटी बनाने में अगर मुझे 1 दिन लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं उस 30 क्वांटिटी को बनाने में 1 दिन के बजाय अगर 2 दिन लगाऊं, तो मेरा मैन पावर जस्ट डबल हो जाएगा, मेरी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जस्ट डबल हो जाएगी, मेरी अदर एक्सपेंसेस जस्ट डबल हो जाएगी। तो उन एक्सपेंसेस को कम करने के लिए, अपने प्रोडक्शन को कम कॉस्ट में मैनेज करने के लिए, अपने इंडस्ट्री को कम कॉस्ट में रन कराने के लिए हमें एक टाइमलाइन सेट करना होता है कि हमें इस टाइमलाइन में हमें ये काम कंप्लीट करना है ताकि हम अपने कॉस्ट को इफेक्टिव बना सकें। इसीलिए हम नेटवर्क एनालिसिस करते हैं। तो नेटवर्क एनालिसिस बेसिकली 2 तरह की होती है, PERT नेटवर्क एनालिसिस एंड CPM नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है। तो अभी हम बेसिकली समझते हैं नेटवर्क एनालिसिस बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। देखिए यहाँ कह रहा है इट इज एग्जामिन्ड इन डिटेल। अच्छा यहाँ से देखो, ए प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ कंस्टिट्यूटेड एक्टिविटीज। एक नेटवर्क क्या होता है, प्रोजेक्ट में जो है कई सारी एक्टिविटीज होती है और उन्हीं एक्टिविटीज को मिला के हम एक नेटवर्क बनाते हैं। तो अगर हम प्रोजेक्ट के सारी एक्टिविटीज को एनालिसिस कर रहे हैं, यानी हम उन सारी एक्टिविटीज को एनालिसिस कर रहे हैं, और जब वो सारी एक्टिविटीज एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाती है, कॉमन सी बात है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगी। जब उन सारी एक्टिविटीज को एक दूसरे से डिपेंडेंट करते हुए हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं उनकी वर्किंग फ्लो को रिप्रेजेंट करने के, तो एक नेटवर्क का रूप ले लेता है। उसी को हम बोलते हैं नेटवर्क एनालिसिस। इसमें क्या है, इट इज एग्जामिन्ड इन डिटेल एंड द डिटेल्स आर यूटिलाइज्ड टू कंपाइल द सीक्वेंस narration of the constituted activity of a project. The compilation is known as the project logic, ठीक है। When it is represented in the form of graphical portrayal is called a network. Network is simple word is defined as the graphical representation of interrelated activities of the project. किसी प्रोजेक्ट की इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज जो है वही हमारी, जब उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो नेटवर्क खुद बन जाता है। और जब उस सारी एक्टिविटीज को हम एनालाइज करते हैं, किस एक्टिविटीज में कितना टाइम देना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो वो हमारा एनालिसिस कहलाता है। तो ओवरऑल ये प्रोसेस मिलकर नेटवर्क एनालिसिस कराने लगता है, ठीक है। नेटवर्क एनालिसिस बेसिकली यहाँ देखिए 2 तरह से होता है। एक CPM जिसको बोलते हैं हम क्रिटिकल पाथ मेथड, और दूसरा होता है PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रेवेन्यू टेक्निक। तो बेसिकली CPM और PERT में करते कुछ नहीं, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में इस फिगर में आपको एक नेटवर्क डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें कई सारी एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये सारी एक्टिविटीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जिसमें से फर्स्ट एक्टिविटी जो है हमारी स्टार्ट एक्टिविटी है, 6th एक्टिविटी जो है वो लास्ट एक्टिविटी है। तो फर्स्ट से 6 तक जाने के लिए हमारे पास कई रास्ते हैं। हम 1, 2, 5 to 6 पे जा सकते हैं, 1, 3, 4 to 6 पे जा सकते हैं, 1, 3, 4, 5 to 6। 3 पाथ है हमारे पास, हम तीनों पाथ में से किसी पाथ को फॉलो करके हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं। लेकिन इसमें से कुछ पाथ ऐसे होंगे जो कम टाइम लेते हैं, कम टाइम यूज करते हैं और कम कॉस्ट में वो अपने प्रोडक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ पाथ ऐसे होंगे जो ज्यादा समय लेते हैं, लेकिन उस पाथ को अगर फॉलो करें तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। तो डिपेंड करता है किस सिचुएशन में हम कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं। अगर हम PERT की बात करें, जैसे इस फिगर में देखिए, इस फिगर को यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज से रिप्रेजेंट किया गया। एक्टिविटी 1 से 2 में जाने में 8 दिन लग रहे हैं। सर इसके ऊपर गौतम समझा दिए एक बार। क्या चीज? इसके ऊपर वाला गौतम जो लिखे हैं 5 जो है, अच्छा, डायग्राम के पॉइंट्स। ऊपर वाला। अच्छा, पॉइंट्स। ना डायग्राम के ऊपर वाला जो पॉइंट था। हाँ ठीक है। ये कह रहे, ये वाला ना, यूज ऑफ PERT, यही ना जो मैंने सेलेक्ट किया, यूज ऑफ PERT। पापा कौन है पापा? दिव्यांशु यही कह रहा हूँ ना, यूज ऑफ PERT। पापा दिव्यांशु हाँ सर वही कह रहे हैं।
हाँ ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड इन PERT। अगर हम PERT मेथड को फॉलो करें किसी नेटवर्क एनालिसिस करने के लिए तो हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप है द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट आर आइडेंटिफाइड अलोंग विद देयर इंटर रिलेशनशिप एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग नेटवर्क। आपको अपने उस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है वो हमको आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ देखिए इस फिगर में टोटल 6 एक्टिविटीज है, 1 2 3 4 5 6। इन एक्टिविटीज को आपको आइडेंटिफाई करके आपको क्या करना होगा, एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देना होगा जो एक नेटवर्क का रूप ले सके। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना होगा, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग ईच एक्टिविटी इज एस्टिमेटेड एंड नोटेड ऑन द नेटवर्क। ये जो फिगर है, इस फिगर में आपने जितनी एक्टिविटीज बनाई है हर एक एक्टिविटी किसी न किसी एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है। तो अगर मैं फर्स्ट से सेकंड एक्टिविटी पे जाऊं तो फर्स्ट टू सेकंड तक पहुंचने के लिए हमें कितना समय लगेगा। जैसे कि यहाँ टेबल में भी लिखी दिखाया गया है, एक्टिविटी 1 से 2 तक जाने में टोटल डेज जो है 8 डेज लग रहे हैं। और इस फिगर में इस एरो के ऊपर एक नंबर लिख करके रिप्रेजेंट किया गया, 1 से 2 तक जाने में 8 डेज लगेंगे। ठीक है। थर्ड कह रहा है द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग इंटायर प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड। मिनिमम समय कितना लगेगा वो हमें एस्टिमेट करना है प्रोजेक्ट में। ठीक है। The critical activities are identified for the effective allocation of resources in other completion to the project earlier। जैसे हमें अपने हमारे सपोज करो यहाँ पे 6 एक्टिविटीज हैं, इन 6 एक्टिविटीज में से हर एक्टिविटी इक्वल रोल प्ले नहीं कर रही। कुछ एक्टिविटी ऐसी होगी जो अपने उस प्रोसेस के फेज में बहुत ही क्रिटिकल मानी जाती होगी, मतलब जिसपे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जिसके रिसोर्सेज पे बहुत ध्यान देना है, जिसके प्रोसेस पे बहुत ध्यान देना है। तो ऐसी एक्टिविटीज को हम क्रिटिकल एक्टिविटीज कहते हैं। तो आपको अपने उस नेटवर्क डायग्राम में अपनी क्रिटिकल एक्टिविटीज को फाइंड आउट करना है और उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, ताकि आपका जो फाइनल जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट बिल्कुल प्रॉपर हो। क्योंकि अगर आप क्रिटिकल एक्टिविटीज में फोकस नहीं करेंगे तो आपका ओवरऑल सारा का सारा प्रोसेस क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। जैसे क्रिटिकल एक्टिविटीज की बात करूं, जैसे सपोज करिए हम कोई मेडिसिन बना रहे हैं, तो मेडिसिन बनाने में जो सबसे क्रिटिकल एक्टिविटी होती है, मेडिसिन बनाने के लिए जिन जिन कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं उन कंपोनेंट्स की क्या क्या क्वांटिटी हमें यूज करनी है और कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज करने हैं, तो ये सबसे क्रिटिकल एक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ बहुत ज्यादा बारीकी से काम करना होता है। कोई भी कंपोनेंट अगर बहुत ज्यादा मिल जाएगा या बहुत कम मिल जाएगा तो वो दवा सही रूप से अपना काम नहीं कर पाएगी। तो उस ओवरऑल प्रोसेस का उस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने का क्रिटिकल स्टेप है, क्रिटिकल एक्टिविटी है। तो इस तरह की एक्टिविटीज में जो ओवरऑल एक्टिविटीज में कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है बहुत क्रिटिकल एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्लोजर वॉच ऑन क्रिटिकल एंड अदर एक्टिविटीज इज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ठीक है। तो हमें बहुत ही बारीकी से वॉच करना अपनी क्रिटिकल एक्टिविटीज को, अदर एक्टिविटीज को टाइम पे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। दूसरी चीज मैं पॉइंट टू पॉइंट एक लाइन आज एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सेकंड यूनिट आज फिनिश करनी है हर हाल में। तो मैं आपको ब्रीफ करते जाऊंगा, बस पॉइंट टू पॉइंट समझते जाइए। ठीक है। तो इस फिगर में जो आपको फिगर दिख रहा है, इस फिगर में देखिए हमने सारी एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट किया हुआ और हर एक्टिविटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को मूव करने के लिए हमें एक प्रॉपर, एक मिनट होल्ड करने जरा, इस पैसे को उधर रख दो पहले, हाथ धो लो अच्छे से। पापा पापा हाँ, तो ये कह रहा था कि इसी नेटवर्क डायग्राम को यूज करके यहाँ पे देखिए एक चार्ट बनाया गया, जिस चार्ट में एक्टिविटीज दिखाए गए हैं और किस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में कितने दिन लग रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए टोटल 3 पाथ बन रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। हमारे पास 1 to 6 तक जाने के लिए तीन रास्ते हैं, 1 2 5 6, 1 3 4 6, 1 3 4 5 6, ये 3 रास्ते हैं। ठीक है। इन 3 पाथ को फॉलो करके अगर वो ओवरऑल टाइम इवेलुएट करें तो पहले वाले पाथ का टाइम 18 दिन हो रहा है, दूसरे वाले पाथ का टाइम 9 दिन हो रहा है, तीसरे वाले पाथ का टाइम 16 दिन हो रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं इसमें से इन तीनों पाथ को यूज करके हम फाइनल प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, हम 6th स्टेप पे पहुंच पा रहे हैं, आप कौन सा पाथ चूज करेंगे? बताइए कौन सा पाथ चूज करेंगे आप? रिप्लाई करो भाई, कौन सा पाथ चूज करेंगे आप? बता रहे हैं। सोचो तक क्या बोले हैं सर? पापा हम नहाने जा रहे हैं पापा। कौन क्या पूछे हैं सर?
यहाँ 3 पाथ दिख रहे हैं, तीनों पाथ का ओवरऑल टाइम जो है अलग अलग है। अभी अगर मैं आपसे बोलूं कोई एक पाथ चूज करें तो डेफिनेटली आप वही पाथ चूज करेंगे जिसमें कम टाइम है, क्योंकि आपके माइंड में ये होगा कम समय में अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो इससे हमारा कॉस्ट कम आएगा, हर चीज कम लगेगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम पाथ चूज करेंगे वो वाला पाथ चूज करेंगे जिसका टाइम सबसे ज्यादा लग रहा है, 18 डेज। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो पाथ सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब उस पाथ में हम क्रिटिकल फैक्टर्स पे बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं ताकि कहीं भी हमारे प्रोसेस में कोई मिस्टेक ना हो। यानी हमने बहुत बारीकी से काम किया है, यानी इस समय हमारे लिए कॉस्ट मायने नहीं रख रही है, हमारे लिए क्वालिटी बहुत मायने रख रही है, इसलिए हमने 18 डेज को चूज किया। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, since the path 1 to 6 consumes the longest time, it is known as critical path, and the activity 1, 2, 2, 5 and 5, 6 are known as critical activity. Hence the project completion time is 18 days, यानी हम 18 डेज वाले पाथ को चूज करेंगे। लेकिन यही अगर हम सीपीएम को यूज करते तो सीपीएम में हम 9 डेज वाले को यूज करते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या बोलते हैं कॉस्ट को हम ध्यान में रखते हैं सीपीएम के केस में, ठीक है। ये इसके एडवांटेजेस है सीपीएम और पर्ट के, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ पर्ट और सीपीएम में, सबको दिख रहा है? पर्ट और सीपीएम में डिफरेंस दिया हुआ सबको दिख रहा है? यस सर। हाँ तो फिफ्थ वाला आप इसमें फोर्थ वाला पॉइंट देखिए, इसमें कह रहा है नहीं सर, नहीं दिख रहा है, स्क्रीन शेयर दिखा रहा है। सर दिख गया। मैंने इसने शेयर तो किया है। तो इसमें जो फोर्थ वाला पॉइंट है, फोर्थ वाला पॉइंट में देखिए इसमें लिखा हुआ है पर्ट के लिए इट इज अ टाइम बेस्ड, यानी हम टाइम के बेस पे सिलेक्शन करते हैं, और सीपीएम में कह रहा है इट इज अ कॉस्ट बेस्ड, हम कॉस्ट के बेसिस पे पाथ का सिलेक्शन करते हैं। तो पर्ट में टाइम बेस्ड अगर सिलेक्शन कर रहे हैं तो हम वो वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसका टाइम सबसे ज्यादा क्या हो, जिसका टाइम उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सीपीएम में कॉस्ट बेस्ड है तो जिसका कॉस्ट सबसे कम लगे उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो कॉस्ट सबसे कम किसमें लगेगा, जिसमें टाइम सबसे कम लग रहा है, ठीक है। ये डिफरेंसेस है पर्ट और सीपीएम की, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है हमारा कॉमन मिस्टेक बाय एंटरप्रेन्योर्स इन द प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। किसी भी प्रोजेक्ट को फॉर्मुलेट करने में एंटरप्रेन्योर से क्या क्या गलतियां होती हैं, जैसे सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट एरिया, ठीक है, वो किस एरिया में अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहता है वो सही एरिया चूज ना कर पाए, ठीक है। मार्केट स्टडी एनालिसिस, अगर वो मार्केट को सही स्टडी ना करे, उसको प्रॉपर एनालाइज ना करे, बहुत डेटा गैदरिंग करके उसकी एनालिसिस को प्रॉपर ना करे, तो इससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एंटरप्रेन्योर को। सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, अपने प्रोडक्शन के लिए सही टेक्नोलॉजी का यूज ना करे। ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेशन, सही एस्टिमेशन ऑप्टिमल एस्टिमेशन ना करे किसी भी चीज का। ओनरशिप फॉर्म, जो ओनरशिप सेटअप कर रहा है वो अकेले कर रहा है या कई लोगों को ग्रुप में रख के कर रहा है। सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, उसने जो लोकेशन सेलेक्ट किया वो लोकेशन प्रॉपर है या नहीं है। ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसपे अगर एंटरप्रेन्योर अगर सही से ध्यान नहीं देता है तो उसके प्रोजेक्ट के फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोजेक्ट अप्रेजल, मीनिंग एंड डेफिनेशन। प्रोजेक्ट अप्रेजल का मतलब ये होता है कि हम प्रोजेक्ट का मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने का मतलब कि हम जो सोच रहे हैं वो किस हद तक सही है, प्रोजेक्ट को सही तरह से चलाने के लिए हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना होगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें प्रोजेक्ट के अप्रेजल के लिए हमें अपने माइंड में रखने पड़ते हैं। तो पहला पॉइंट है, हेलो हेलो, हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ सर, यस हाँ सर। अपने आप डिस्कनेक्ट हाँ सर, डिस्कनेक्ट हो रहा है थोड़ा, बार बार हो जा रहा था। ऑडियो नहीं आ रही थी बीच में। हाँ मेरे साइड से भी डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट के अप्रेजल की, तो प्रोजेक्ट अप्रेजल का क्या मतलब होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। ऐसे देखिए कह रहा है प्रोजेक्ट अप्रेजल इज एन एक्सरसाइज वेयर बाय अ लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मेक्स एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट को असेसमेंट करते हैं ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट preposition to arrive at the financial decision. Project appraisal means the assessment of project in terms of its economic and social financial viability, ठीक है।
प्रोजेक्ट अप्रेजल का मतलब होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को इकोनॉमिकली, सोशली और फाइनेंशियली आप चेक करें, उसका मूल्यांकन करें कि वो किस हद तक सही है और किस हद तक सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसपे हमें फोकस करना होता है। जैसे पहला इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस में हमें ये देखना होता है कि एन इकोनॉमिक एनालिसिस लुक्स एट द सर स्क्रीन नहीं शेयर है, सर हाँ स्क्रीन नहीं शेयर है, स्क्रीन शेयर नहीं है। सर नहीं है, एक मिनट हुआ। हुआ यस सर। हाँ ठीक है सर हो रहा है, हो गया सर। हाँ ठीक है, तो यस सर। पहला पॉइंट जो है हमारा इकोनॉमिक एनालिसिस में, हमें इकोनॉमिकली हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा कि जो हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो इकोनॉमिकली हमारे लिए फिट है या नहीं है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसका कैपिटल कितना है, उस कैपिटल के अकॉर्डिंग हमारे पास उतना कैपिटल है कि नहीं है, कितना हमें बाहर से थर्ड पार्टी से मैनेज करना होगा, कितना हमें फाइनेंशियल इश्यूज से मैनेज करना होगा। ये सारे पॉइंट्स हम इसमें मैनेज करते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है whether the latter will show benefits successfully greater than project cost to justify investment in it। मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो और हमारा फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा, ये सारी चीजें माइंड में रखनी है हमें। इसी इकोनॉमिक एक्सपेक्ट को डिफाइन करने के लिए हमें कई सारे पॉइंट्स और ध्यान में रखने से इंक्रीज्ड आउटपुट, इनहेंस्ड सर्विसेज, इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट। तो हमारी इकोनॉमिक कब बढ़ेगी, जब हम इन सारी चीजों को अपने माइंड में रखेंगे कि हम आउटपुट ज्यादा से ज्यादा दे सकें, हम सर्विसेज अच्छी दे सके, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा दे मार्केट में, लार्ज गवर्नमेंट रेवेन्यूज, गवर्नमेंट को भी अच्छा रेवेन्यू, अगर हमारे रेवेन्यू होगा तो कॉमन बात गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू होगा, हायर अर्निंग, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इम्प्रूव नेशन इनकम, इम्प्रूव इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे पॉइंट्स जो हैं, अगर हम इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो कॉमन सी बात है, इसका मतलब हम इकोनॉमिक एनालिसिस प्रॉपर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब है द पर्पस ऑफ द अप्रेजल ऑफ द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट इज जनरली टू इंश्योर द इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन फॉर द साउंड इम्प्लीमेंटेशन एंड इफेक्टिव ऑपरेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें किन किन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को माइंड में रखना होगा, जैसे फाइनेंशियल साउंडनेस, इफिशिएंट ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना कम से कम रखें कि हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी। प्रोडक्शन का कम कॉस्ट कम होगा तो प्रोडक्ट की भी कॉस्ट कम होगी, जब प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी तो मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान में रखते होते हैं। थर्ड पॉइंट है मार्केट एनालिसिस। जब हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे तभी जाके हम समझ पाएंगे कि वास्तव में मार्केट में जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो किस टाइप के प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड कर रहा है, और उसकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी जो मार्केटिंग होगी वो मार्केटिंग बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट है टेक्निकल एनालिसिस। हमारे उस प्रोजेक्ट को उस प्रोजेक्ट में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी कौन सी है जिसमें हम कम कॉस्ट में अपने प्रोडक्शन को कर सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में देखिए क्या रहा है, as a leader and development institute, the banks and other financial institutes place particular stress on the need and efficient organization and responsible management for the execution of a project. During project appraisal, these two aspects of a project are examined. If both aspects are not carried out properly, short-term remedial steps to recommend to their entrepreneur. The objective of the aspects of appraisal is to make sure that the project is adequately carried out. कहने का मतलब इसमें यह है कि हम जो हमारे डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं या हमारे जो बैंक हैं, ठीक है, वो जो है हमारी जो इंटरप्राइज है, उस इंटरप्राइज के स्टैंडर्ड्स को भी वो एनालिसिस करते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का है, और उसी बिहाफ पे वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमें जब हम अपने प्रोजेक्ट को जब भी हम रिप्रेजेंट करें किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के सामने या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सामने या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सामने, तो वो इस तरह से होना चाहिए कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एनालिसिस कर पाए, वो थोड़ा पॉजिटिव वे में कर पाए। नेक्स्ट है हमारा मैनेजरियल एस्पेक्ट।
हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजरियल एस्पेक्ट है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि हमारा जो मैनेज करने का तरीका है वो चाहे एम्प्लॉयज के लिए हो, चाहे हमारे प्रोडक्शन पॉलिसी के लिए हो, चाहे हमारे इन्वेस्टमेंट को लेके हो, वो इफेक्टिव होना चाहिए। हमारा मैनेजमेंट जो मैनेजरियल एस्पेक्ट है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब ये होता है कि जो प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं वो प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं है। तो फिजिबिलिटी हम कई लेवल पे चेक करते हैं, जैसे मार्केट में उस प्रोजेक्ट की क्या फिजिबिलिटी है। हम प्रोजेक्ट लगाए तो मार्केट में किसी कस्टमर जो है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, हमारा प्रोडक्शन जो होगा उसको वो परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, टेक्निकल फिजिबिलिटी यानी जो प्रोडक्शन हम करने जा रहे हैं उसके लिए कौन सा टेक्निकल फील्ड इसके लिए बहुत अच्छा फिट बैठेगा। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, क्या हम फाइनेंशियली इतने फिजिबल हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम चला सकें। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी मींस क्या हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या बोलते हैं इतना कैपिटल है कि उस कैपिटल को देख करके अगर हम थर्ड पार्टी से कुछ हेल्प मांगे तो हमें लोन दे सके, हेल्प प्रोवाइड कर सके। इकोलॉजिकल फिजिबिलिटी में उस बिजनेस को लगाने के लिए जो एनवायरमेंट से हमारा जो प्रोजेक्ट हमने जहाँ पे सेटअप करना है वो जो प्लेस है वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन, वहाँ की इकोलॉजिकल कंडीशन हमारे प्रोजेक्ट के लिए फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही। तो ये सारी चीजें हम एनालिसिस करते हैं प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी में। तो हमें यहाँ कई लेवल की फिजिबिलिटीज करनी होती है अपने प्रोजेक्ट के लिए। मार्केट फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एंड इकोलॉजिकल फिजिबिलिटी। ये आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा डिमांड। डिमांड बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो किसी भी प्रोजेक्ट को सेटअप करने से पहले या प्रोजेक्ट के आइडेंटिफिकेशन से पहले हमें ये देखना होता है कि जो प्रोजेक्ट हम सेटअप कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन या आउटपुट निकलेगा उस आउटपुट की डिमांड क्या है मार्केट में। ठीक है, तो डिमांड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए, डिमांड को समझने के लिए हमें कई सारी चीजों पे फोकस करना होता है। जैसे यहाँ कह रहा है द प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाई ह्यूमन की इच्छाओं को सेटिस्फाई करना, नहीं हमारी जो इच्छा है वो हमारी डिजायर, हमारे वांट्स, हमारे वो नीड्स फुलफिल हो सके, उसी को हम बोलते हैं डिमांड। ठीक है, तो हमारी डिमांड तब फुलफिल हो पाएगी जब हमारी जो डिजायर है वो फुलफिल हो, तभी हम कहेंगे हाँ हमारी डिमांड फुलफिल हो पा रही है। तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें यूजर के जरूरतों को समझना बहुत जरूरी होता है, तभी हम उसकी डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज और, जैसे कि डिमांड, जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट है थिंग्स नेसेसरी फॉर डिमांड। डिमांड के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं। जैसे पहला पॉइंट है टाइम, दूसरा है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तीसरा है अमाउंट ऑफ द कमोडिटी। जैसे आप देखिए मार्केट में जब कोई चीज की डिमांड प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए प्याज की आपने रेट देखे होंगे, प्याज का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया तो लोग कम यूज करने लगे थे। ठीक है, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी भी डिफाइन करती है कि उसको लोग कितना यूज करेंगे, उसकी डिमांड कितनी ज्यादा रहेगी। तो जैसे जैसे प्याज के रेट बढ़ रहे हैं तो उसकी डिमांड क्या हो गई थी, कम हो गई। तो लोग कम खा रहे थे, कम परचेज कर रहे थे, कम कंज्यूम कर रहे थे। टाइम भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा ठंडियों के समय में क्या बोलते हैं, गर्मियों के समय में लोग च्यवनप्राश नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गर्मियों के समय में च्यवनप्राश की डिमांड घट जाती है। तो जो कंपनियां च्यवनप्राश बनाती हैं वो गर्मियों में के समय अपना प्रोडक्शन कम कर देती है, क्योंकि वो डिमांड को ध्यान में रख के ही अपना प्रोडक्शन करती है। इसलिए डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं डिमांड के लिए कुछ हमें पॉइंट्स अपने माइंड में रखना होता है, जैसे टाइम हो गया, प्राइस ऑफ कमोडिटी की प्राइस क्या है। ठीक है, अमाउंट, कितना अमाउंट अवेलेबल है मार्केट में। अगर मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो लोगों को इजिली वो चीज अवेलेबल हो पाएगी। ठीक है, अगर क्या बोलते हैं मार्केट में वो चीज बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है तो हम सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो डिमांड सबकी तभी फुलफिल हो पाएगी जब उसकी प्रॉपर अमाउंट की अवेलेबिलिटी मार्केट में अवेलेबल हो। ठीक है, तभी हम आपस में हमारे अंदर उसको परचेज करने की कैपेबिलिटी आएगी कि चलो हाँ मार्केट में प्रॉपर अवेलेबल है, इसको हम परचेज कर सकते हैं।
डिमांड के टाइप्स क्या क्या बताए गए हैं, देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं डिमांड के। जो डिमांड का टाइप होता है वो डिमांड बेसिकली किसी एक गुड्स के लिए होता है, किसी एक प्रोडक्ट के लिए होता है, किसी थिंग्स के लिए होता है। तो उस थिंग्स के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है वो डायरेक्ट डिमांड हो सकती है, डिराइव डिमांड हो सकती है, रिकरिंग डिमांड हो सकती है, रिप्लेसमेंट डिमांड हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ डायरेक्ट डिमांड की बात करें, कंज्यूमर कंज्यूमर क्या करता है, डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। ठीक है, तो वो किसी भी डिमांड को डायरेक्टली डिफाइन करता है। ठीक है, डिराइव्ड डिमांड जैसे कैपिटल बेस्ड, जैसे कुछ डिमांड ऐसे होते हैं जो कैपिटल बेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी परचेजिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है तो हम इतने महंगे वाले प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। अगर हमारी परचेजिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो हम महंगा प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, सस्ता प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं डिराइव डिमांड जो है वो डिपेंड करता है हमारी कैपिटल पे। ठीक है, रिकरिंग डिमांड कंज्यूमेबल गुड्स पे डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट की डिमांड हम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है या कैसा प्रोडक्ट है। ठीक है, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है तो बार बार उसकी हम डिमांड करते रहेंगे। रिप्लेसमेंट कुछ ऐसे ये जो रिप्लेसमेंट डिमांड है ये ड्यूरेबल ऐसे गुड्स होते हैं जो समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। समय के हिसाब से बदलने का मतलब ये है कि आज सपोज करिए आप 5 साल पहले क्या बोलते हैं 10 साल पहले मार्केट में डेस्कटॉप का बड़ा ट्रेंड था। ठीक है, तो डेस्कटॉप क्या है, गुड्स है, उसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी डेस्कटॉप की थी तो लोग उसको बहुत ज्यादा उसको यूज कर रहे थे। लेकिन जब इस डेस्कटॉप वाले डिमांड को रिप्लेस कर दिया लैपटॉप से, तो ये जो डिमांड रिप्लेसमेंट हुआ ये समय के हिसाब से हुआ। ये जो गुड्स है ये जो गुड्स की ड्यूरेबिलिटी डिफाइंड हुई टाइम के हिसाब से डिफाइंड हुई। ठीक है, कल दौर कुछ और था, आज दौर कुछ और है, जिसके हिसाब से टाइम टू टाइम हमारी डिमांड जो है चेंज होती जा रही है, जिसकी वजह से हम गुड्स अपनी डिमांड को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं किसी अदर डिमांड से। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ डिमांड। सांस ले लें दो थोड़ा। नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को समझने के लिए यहाँ देखिए 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, हमारी इच्छा किसी भी चीज के लिए हम अपनी इच्छा कैसे पैदा कर पाते हैं वो डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। जैसे सपोज करिए मेरी परचेजिंग कैपेसिटी किसी लैपटॉप को खरीदने की 10,000 रुपए और मार्केट में अवेलेबल लैपटॉप 50,000 की कॉस्ट के, तो शायद मैं नहीं खरीद पाऊंगा। ठीक है, तो मैं डिमांड करूंगा ही नहीं ऐसी चीजों की। मैं डिमांड कब करूंगा, जब मेरे पास 50,000 रुपए हो जाएंगे। यानी प्रोडक्ट का प्राइस जो है बहुत मायने रखता है किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड के लिए, किसी भी चीज की डिमांड के लिए। ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर मेरी इनकम बहुत अच्छी है तो कॉमन सी बात है मैं महंगे से महंगे प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ। यानी मेरी डिमांड जो है कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है मेरी इनकम पे। जैसे आपने देखा होगा जो बहुत रईस होते हैं उनके शौक बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस करते हैं। ठीक है, तो उनकी कहीं ना कहीं उनकी जो डिमांड है, उनकी जो शौक है, वो अपने शौक को पूरा करने के लिए, अपने डिमांड्स को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं उनकी डिमांड, उनके शौक जो है वो कहीं ना कहीं उनके इनकम से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब ये है, सपोज करिए मैं अगर बात करूं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, लैपटॉप, टैबलेट्स, मोबाइल एंड डेस्कटॉप पीसी, ये सभी के सभी क्या है कि एक कंप्यूटेशनल डिवाइसेस हैं जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं किसी भी कंप्यूटेशनल एक्टिविटीज के लिए। तो अगर मेरी सपोज करिए टैबलेट की जो प्राइस है वो 5,000 रुपए है। ठीक है, डेस्कटॉप की प्राइस 10,000 रुपए है और लैपटॉप की प्राइस 30,000 रुपए है। तो ये सभी क्या है, कंप्यूटेशनल डिवाइस है। तो ये सभी प्राइस, ये सभी जो प्रोडक्ट है ये किसी स्पेसिफिक डोमेन से रिलेटेड है, मतलब कंप्यूटेशनल से रिलेटेड है, एक कंप्यूटर है एक तरह से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके प्राइसेस जो है डिफाइन करेंगे किसकी डिमांड ज्यादा होगी। अगर मेरी परचेजिंग कैपेसिटी 10,000 में, अगर पैसा मैं 10,000 रुपए सिर्फ खर्च कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो काम मैं लैपटॉप से करूंगा वही काम मैं डेस्कटॉप से भी करूंगा। तो मैं लैपटॉप क्या परचेज करूंगा 50,000 रुपए का, मैं डेस्कटॉप परचेज करूंगा 10,000 रुपए का। तो कहीं ना कहीं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो गुड्स हैं, जो
प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिफाइन करता है उस प्रोडक्ट के डिमांड के लिए कि इस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी। उस प्रोडक्ट की डिमांड कहीं ना कहीं टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोगों को लैपटॉप पे काम करना बहुत अच्छा लगता है, डेस्कटॉप पे वो काम करना पसंद नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, तो वो अगर लैपटॉप पे ज्यादा काम करना पसंद करते हैं तो लैपटॉप की डिमांड ज्यादा करेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंजेस, हाँ जैसे क्या होता है टाइम टू टाइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है, ठीक है, तो टाइम जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है वो भी रिड्यूस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कह रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंजेस, कहीं ना कहीं हमारी डिमांड जो है वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि फ्यूचर में हो सकता है इसकी प्राइसेस कम हो जाए। जैसे आज की डेट में देखिए अगर 2 साल पहले कंपेयर करें तो जो फोन में जो फीचर हमें आज 10,000 रुपए मिल रहे हैं वही फीचर हमें 30,000 के फोन में मिलते थे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंजेस, हमारी एक्सपेक्टेशन की भविष्य में क्या पता इसकी प्राइसेस कम हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सपेक्टेशन है हमारे मन में कि फ्यूचर प्राइसेस कम होंगी तब हम इस चीज को खरीदेंगे, तो भविष्य में इस प्रोडक्ट की डिमांड तब बढ़ेगी जब उसके प्राइसेस रिड्यूस होंगे, उसके प्राइसेस में चेंज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन में डिमांड को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जैसे कि जैसे सपोज करिए हमारे इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो अभी कोरोना का ही केस ले ले, कोविड-19 अभी ऑल ओवर वर्ल्ड अभी स्प्रेड किया हुआ है। तो अगर सपोज करिए हमारी कंट्री में अगर ये 4th स्टेज में आ जाता है या बाकी सभी कंट्री में अगर 4th स्टेज में आ जाता है, ठीक है, तो सॉरी 3rd स्टेज में अगर आता है यानी कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आता है, तो उस केस में क्या होगा, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है यानी इंडिया में बहुत तेजी से फैलेगा है। बाकी कंट्रीज को अगर ले जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया से कम है तो वहां पे बहुत कम तेजी से फैलेगा। तो जो मेडिसिन या फिर जो भी वैक्सीन कोविड-19 के रिक्वायर्ड है उसकी डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो यहाँ बहुत तेजी से फैलेगा, यानी कि डिमांड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉपुलेशन के। एडवर्टाइजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी चीज की डिमांड के लिए। जब तक आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मार्केट में लोगों को नहीं बताएंगे, लोगों तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी, तब तक आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिमांड के लिए, ठीक है। डिमांड फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए हम कई सारे पैरामीटर्स यूज करते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं डिमांड के, जैसे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हो गया, इनकम ऑफ कस्टमर हो गया, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी हो गया, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर है, एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, मैक्रो वेरिएबल लाइक इन्फ्लेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑल दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड फंक्शन, ठीक है। टेक्निक ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग, डिमांड की फॉरकास्टिंग के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, यानी कि 2 टेक्निक यहाँ दिया हुआ है, क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड में कह रहा है रिलाई ऑन ह्यूमन जजमेंट एंड ओपिनियन, जैसे कि बायर्स का ओपिनियन क्या है, जिसको खरीदना है उसकी राय क्या है, जो सेल्स फोर्स का कंपोजिट उनका क्या प्रपोजल है, मार्केट सिमुलेशन क्या है, टेस्ट मार्केटिंग क्या है, एक्सपर्ट ओपिनियंस क्या है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आते हैं हमारे क्वालिटेटिव मेथड में, जो कि किसी भी डिमांड की फॉरकास्टिंग के लिए हम यूज करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी क्या नहीं होगी इसको हम पहले ही प्रिडिक्ट कर लें, उसके लिए हम क्वालिटेटिव मेथड यूज करते हैं। अगर तो हम कई सारे लोगों के ओपिनियंस, कई सारे लोगों के डेटा एनालिसिस को हम यूज करके उस ओपिनियन को या फिर उस फॉरकास्टिंग को हम दे पाते हैं रिगार्डिंग द डिमांड। नेक्स्ट दूसरा हमारा फॉरकास्टिंग डिमांड का फॉरकास्टिंग मेथड है क्वांटिटेटिव मेथड। इसमें कह रहा है
हम सिमुलेशन करें, ठीक है, डेटा एनालिसिस करें, कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस बना के हम डेटा को एनालाइज करें ताकि हम ये फाइंड आउट कर पाए कि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की क्या डिमांड्स होगी। उसके लिए कह रहा है यूज मैथमेटिकल और सिमुलेशन मॉडल बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डिमांड और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। वो कौन कौन सी वेरिएबल्स है? ट्रेंड्स, प्रोजेक्ट, स्मूथिंग टेक्निक, बारोमेट्रिक टेक्निक, इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स, ये सारी टेक्निक्स को यूज करके हम कुछ ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें, ऐसा सिमुलेशन करें जिससे हमारे पास ये आइडिया निकल के आ जाए कि बेसिकली इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डिमांड अच्छी होगी या कम होगी। ऐसा ना हो हम प्रोडक्ट को पहले ही बना दें उसकी डिमांड ही ना हो। तो प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसकी डिमांड एनालिसिस करें, उसको फोरकास्ट करें कि इसकी डिमांड होगी या नहीं होगी, तब जाके अगर डिमांड है उसकी तो उसका प्रोडक्शन करें। तो डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए हम दो मेथड्स यूज कर रहे हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट है हमारा